हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने रेट लॉ इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन हमने स्टडी किया था। आज हम देखेंगे कि रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट का आपस का एक दूसरे का रिलेशनशिप जो है क्या है और इसको हम किस तरह से एक ही इक्वेशन के अंदर जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप देखिए, जो हमने कल टेबल नंबर 4.1 स्टडी किया था, टेबल नंबर 4.1, जिसमें ब्यूटिल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस को हमने जो एक्सप्लेन किया था और उसके टेबुलर फॉर्म में जो रिएक्शन का जो रेट होता है डिफरेंट टाइम्स पर, वो जो हमने देखा था कि क्या होगा। तो इस टेबल नंबर 4.1 से एक बात जो हमको जो है क्लियरली पता चलती है कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद द पासेज ऑफ टाइम एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो डिक्रीज़ होगा, टाइम पास होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो कन्वर्सली rates generally increase when the reactant concentration increases. So the rate of a reaction depends upon the concentration of the reactants. तो यहाँ पे हम जो देखेंगे, रेट को हम जो लिख सकते हैं कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इसको मेंशन कर सकते हैं एक सिंपल जो है मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर। तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो जितना ज़्यादा रिएक्टेंट का जो है कॉन्सेंट्रेशन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। लेकिन आप देखिए कि जैसे जैसे टाइम पास होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिक्रीज़ होता है। उसका रीज़न क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है एज टाइम पासेस ये जो है डिक्रीज़ होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। एक जनरल रिएक्शन हम जो है यहाँ पर कंसिडर करते हैं। लेट अस सी, ए नंबर ऑफ ए प्लस बी नंबर ऑफ बी गिव्स राइज टू सी नंबर ऑफ सी प्लस डी नंबर ऑफ डी। ए और बी जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, सी और डी जो है इसके अंदर जो है प्रोडक्ट हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें जो हम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी जो यहाँ पर लिख रहे हैं, दीज आर दी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स रेस्पेक्टिवली। ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके हिसाब से अगर हम रेट ऑफ द रिएक्शन को एक्सप्रेस करना चाहें, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। अब आप देखिए कि यहाँ पर ए और बी हमारे पास जो है ये रिएक्टेंट्स हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर एक्स एंड पावर वाई रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो है एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ स्मॉल ए एंड बी ऑफ द रिएक्टेंट्स, एंड दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज आर, that is rate is equal to k into concentration of a raised to power x into concentration of b raised to power y। तो यहाँ पर जो है k जो आप देख रहे हो, दिस इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम नाम देंगे रेट कांस्टेंट। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। अब इस इक्वेशन को आप जो है एक और तरह से लिख सकते हो, जैसा कि हमने देखा था इसके पहले, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाय डी टी। इस तरह से हमने जो है रेट को जो है इंडिकेट किया था। तो रेट की जगह पर आप जो है ये वैल्यू पुट कीजिए, तो आपको ये वाली जो इक्वेशन मिलेगी, माइनस डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन आपको दिखती है, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये वाली जो इक्वेशन आपको नज़र आती है, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रेट की जो इक्वेशन हमने इसके पहले मैंने आपको बताया था, आर इंस्टेंटेनियस जो थी, उसको हमने यहाँ पर जो है माइनस डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी
तो रेट की जगह पर आप ये वैल्यू जब इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हो तो ये इक्वेशन बनेगी इस तरह से, और इस इक्वेशन को हम नाम दे रहे हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो इसमें जो है के जो है आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिख रहा है और आप इसी को रेट कांस्टेंट का नाम दोगे। दिस के इज़ नथिंग बट द रेट कांस्टेंट। तो इस तरह से रेट एक्सप्रेशन के अंदर हम जो है रेट कांस्टेंट को बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये बात जो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि द इक्वेशन इज़ कॉल्ड द रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। इस इक्वेशन को आप जो है रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन जो है कह सकते हो। एंड रेट लॉ इज़ द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactants which with each term related to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reactant species in the balanced chemical equation। तो यहाँ पर आप देखिए कि रेट लॉ को हम जो है कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पर आप देखिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स है और उसको जो हमने पावर में रेस किया है जो कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज जो हमने यहाँ पर स्मॉल ए और बी से जो है रिप्रेजेंट किया है। तो एक्स और वाई जो है ये स्मॉल ए और स्मॉल बी को जो है रिप्रेजेंट करता है, जो कि उस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। अब एक एग्जांपल हम लिखते हैं, NO मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसको हम जो है डिकम्पोज करेंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको जो है कन्वर्ट करेंगे, नॉट डिकम्पोज, इसको हम जो है कन्वर्ट करेंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। तो देखिए क्या होगा, 2NO गैस, यहाँ पर जो है 2NO गैस है, इसको हम जो है ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करेंगे, O2 गैस गिव्स राइज टू 2NO2 गैस। यह हमारे पास जो है एक इक्वेशन है। अब इसका जो हम जो है रेट इक्वेशन जो है किस तरह से लिख सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वी कैन मेज़र द रेट ऑफ दिस रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर by keeping the concentration one of the reactant constant and changing the concentration of the other reactant or by changing the concentration of both the reactants। तो हम यहाँ पर जो रेट इक्वेशन जो लिख सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि किसी एक रिएक्टेंट का जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है हम कांस्टेंट रखकर दूसरे को जो है चेंजिंग कर सकते हैं, वेरिएबल कर सकते हैं, या दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को हम जो है वेरिएबल करके जो है इसकी रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन जो है लिख सकते हैं। तो आप देखिए आपकी बुक में टेबल नंबर 4.2, ध्यान से सुनिए, टेबल नंबर 4.2, ये टेबल जो है आप देखिए उसके अंदर NO गैस प्लस O2 गैस गिव्स राइज टू 2NO2 गैस। इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 और इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ NO2 मोल्स पर लीटर पर सेकंड, ये पूरे जो है डेटा जो है दिए हुए हैं और उसका जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो है ये दोनों रिएक्टेंट्स का जो है दिया हुआ है और किसी में जो है दोनों को चेंज किया गया है, किसी में एक को कांस्टेंट रखा है, एक को वेरिएबल किया है। तो उस पर से जो है रेट कांस्टेंट इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है क्या मिलता है वो टेबल नंबर 4.2 के अंदर जो है दिया हुआ है, जिसको आप इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 जो है कहोगे। तो उसके अंदर जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स को जो है कंसिडर किया है। तो ये टेबल आप स्टडी कीजिए, मैं बताता हूँ कि इसके अंदर जो है आप इसको किस तरह से जो है समझ सकते हो। तो इट इज़ ऑब्वियस आफ्टर लुकिंग द रिजल्ट्स दैट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इज़ डबल, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO को जो है डबल करते हो तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन को हमने क्या किया है, कांस्टेंट रखा है। तो जैसे कि आप देखिए कि जो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 है टेबल के अंदर, आप देखिए ऑब्जर्वेशन नंबर 2 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO जो है 60 मोल्स पर लीटर है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 जो है ये 0.30, नॉट 60, 0.60 और ऑक्सीजन जो है 0.30 है। तो NO का कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ये डबल है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हम जो है डबल करते हैं तो उस वक्त तो क्या होगा, द रेट इंक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ 4, दैट इज़ फ्रॉम 0.096 टू 0.384। तो यहाँ पर जो है 0.0986 से 0.384 होता है।
तो आप देखिए इसके जो है 4 टाइम्स जो है ये फैक्टर आपको जो है मिलता है। तो रेट जो है पहले आपने देखा कि उसमें देखिए NO का और ऑक्सीजन का दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 0.30 दिया हुआ है। उसके बाद दूसरे ऑब्जर्वेशन में हमने NO का कॉन्सेंट्रेशन जो है डबल किया, तो फॉर्मेशन ऑफ NO2 का जो रेट होता है वो इसके 4 टाइम जो है इंक्रीज़ होता है। इट इंक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ 4। तो यहाँ पर समझ में आता है कि हम दोनों में से किसी एक का भी कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ जो है रिएक्शन इंक्रीज़ होता है। तो आप देखिए कि जब पहले आप देखोगे कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 0.30 अगर है तो उस वक्त तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 जो है 0.0986 के रेट से जो है बढ़ता है या चल रहा है। और अगर आप जो है ये वेरिएशन लेते हो जिसमें आपने ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है फिक्स कर दिया 0.30 और नाइट्रिक ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन आपने जो डबल कर दिया 0.60, तो उस वक्त इसके 4 टाइम जो है इसका जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 होता है। तो ये चीज़ हमको जो है समझ में आती है कि एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स और एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज़ इंक्रीज देन द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। तो यहाँ पर जो है हमने NO का कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल किया तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 जो है ये 4 फोल्ड हो गया, 4 टाइम जो है इंक्रीज़ हुआ। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं कि दिस इंडिकेट्स दैट द रेट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO के स्क्वायर में जो है ये रेट आपको जो है मिलेगा, इसका जो है डिपेंडेंस आपको मिलेगा। तो दिस इंडिकेट्स दैट द रेट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इज़ केप्ट कांस्टेंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इज़ डबल्ड। अब आप देखिए कि जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है, हम यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO को जो है 0.30 करते हैं। जैसा पहले ऑब्जर्वेशन में 0.30 लिया था, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में आप जो है इसको 0.30 कर दीजिए और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है आप डबल कर दीजिए, दैट इज़ 0.60। तो यहाँ पर आपको जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या मिलता है, इट इज़ डबल। तो ये बात जो है हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ डबल्ड देन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड is doubled, rate of formation of nitrogen dioxide is doubled. That indicates the rate depends on the concentration of O2 to the first power। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के साथ जो है फर्स्ट पावर में जो है रेट कांस्टेंट जो है डिपेंड करेगा, जबकि यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि यही जो है रेट जो है अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ लिखे तो ये एक्स स्क्वायर में मतलब पावर 2 पर जो है ये डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो इस बेसिस पर हम रेट इक्वेशन को जब इंडिकेट करना चाहें इस रिएक्शन के लिए, तो आप देखिए क्या होगा, हमारे पास जो है दो रिएक्टेंट्स हैं, तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर ये डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रेज़ टू पावर 2, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड अगर हम डबल करते हैं तो 4 फोल्ड जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज़ होता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को अगर हम डबल करते हैं तो सिर्फ ये जो है डबल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे NO स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा जो है O2। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है रेट इक्वेशन जो है इस रिएक्शन के लिए जो है बहुत आसानी के साथ जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बाय द फैक्टर ऑफ 2। यहाँ पर जो है हम इसके कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर लेंगे और यहाँ पर जो इसका कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल वही कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ को जो है बहुत आसानी के साथ जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से इसी इक्वेशन का अगर आप डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना चाहो तो ये मिलेगा D ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। तो इस तरह से ये रेट एक्सप्रेशन है और ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। तो इस तरह से हम ये किसी भी रिएक्शन के लिए इस इक्वेशन को जो है बहुत आसानी से लिख सकते हैं। नाउ वी ऑब्जर्व दैट फॉर दिस रिएक्शन इन द रेट इक्वेशन derived from the experimental data
the exponents of the concentration terms are the same as their stoichiometric coefficients in the balanced chemical reaction। अब एक खास बात यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमने जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो लिखा है वो इस एक्सप्रेशन के अंदर जैसे है वैसे ही लिखा है। तो आप देखिए यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर NO जो है यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन के लिए 1 है, तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 मिल रहा है। लेकिन हर जगह पर ये ऐसा ही रहे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो है वेरिएबल भी हो सकता है। इसलिए बात जो ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि हम जो रेट लॉ इक्वेशन जो लिखते हैं वो केमिकल रिएक्शन को देख कर नहीं लिखते हैं, बल्कि ये थ्योरेटिकल नहीं होती है, बल्कि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा के ऊपर से हम जो इसको डिराइव करते हैं। जैसे आपने देखा कि ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन टेबल नंबर 4.2 पर जो है इसके पूरे जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो दिया हुआ है, तो उस एक्सपेरिमेंटल डेटा की बेसिस पर हमने रेट इक्वेशन जो लिखा है और साथ ही साथ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखा है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर जो केमिकल डेटा हमको एक्सपेरिमेंटल डेटा अवेलेबल होते हैं उसकी बेसिस पर ये जो वैल्यू कंपोनेंट जो पावर x और y की है वो सेम मिलती है जैसा कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन में है। लेकिन बहुत सारी एग्जांपल्स हमको ऐसी मिलती है जिसके अंदर ये नंबर जो है डिफरेंट भी हो सकता है। इसलिए हमने उधर जो डिफाइन किया था कि ये मे और मे नॉट बी इक्वल टू a एंड b हो सकता है। तो हम यहाँ पर जैसे जनरली लिखते हैं रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेज टू पावर x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेज टू पावर y। तो x और y जो है ये a और b के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कुछ रिएक्शंस देखिए जिसमें हम क्लोरोफॉर्म को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं। पहली इक्वेशन देखिए, क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन, CHCl3 प्लस Cl2 गिव्स राइज टू CCl4 प्लस HCl। अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन देखिए क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। तो आपके पास में यहाँ पर जो है दो रिएक्टेंट है, एक क्लोरोफॉर्म है और दूसरा क्लोरीन है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास कलेक्ट होता है और उसके हिसाब से हम एक्सपोनेंट x और y की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल डेटा की बेसिस पर हमको ये वैल्यू जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म की जो पावर है x की वैल्यू हमको 1 मिलती है और y की वैल्यू जो है हमको मिलती है 1/2। तब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि क्लोरीन यहाँ पर 1/2 नंबर में यूज़ हुआ है। देखिए यहाँ पर क्लोरीन आपने जब 1 नंबर में यूज़ किया है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास कलेक्ट होता है तो उस डेटा को ऑब्जर्व करके हमको ये बात समझ में आती है कि क्लोरीन का जो है स्टोइचियोमेट्रिक क्लोरीन का जो पावर होगा यहाँ पर y की वैल्यू वो जो है 1/2 होगी। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि x और y की वैल्यू a और b के बराबर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये एक रिएक्शन हुई। दूसरी रिएक्शन हम देखेंगे, इथिल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करके हम एसिटिक एसिड और इथेनॉल फॉर्म करते हैं। तो लेट अस सी CH3 COO C2H5U इट गिव्स राइज प्लस वाटर गिव्स राइज टू CH3 COOH दैट इज एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH इथेनॉल। अब यहाँ पर हम जो इसकी रेट इक्वेशन जब लिखेंगे तो रेट इक्वेशन इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथिल एसीटेट ओनली। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि हम लिखेंगे रेट इज़ इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5U। तो यहाँ पर जो है रेज टू पावर 1 हम जो है शो कर सकते हैं। नहीं भी लिखे तो वो अंडरस्टूड है कि ये पावर 1 है, ठीक। अगर नहीं भी लिखे तो ये पावर 1 कंसिडर किया जाएगा। और साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O रेज टू पावर 0। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये यहाँ से हमको समझ में आता है। हालांकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन के अंदर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ वाटर 1 है, तो यहाँ पर हम इसको 1 लिख सकते थे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्ट होने के बाद ये समझ में आता है कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हम कहाँ से चेंज करेंगे। वाटर का तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, इट कैन नॉट बी डिक्रीज्ड और इंक्रीज। इसलिए यहाँ पर हमेशा जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हम जो है 0 कंसिडर करेंगे। तो ये बात जो हमको समझ में आती है कि अगर हम यहाँ पर जो है जनरल रेट इक्वेशन जब लिखते हैं तो a रेज टू पावर x मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू पावर y, तो x एंड y आर इक्वल टू और मे नॉट बी इक्वल टू
ए एंड बी। तो ये दोनों बातें यहाँ पर जो है हो सकती है, तो ये चीज़ आप जो है ख़ास तौर से समझिए। तो इन दीज रिएक्शंस द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर नॉट द सेम एज देयर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एंड दस वी कैन से दैट rate law for any reaction cannot be predicted by merely looking at the balanced chemical equation, that is theoretically, but मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। जैसा कि मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ देखकर उसको ऑब्जर्व करके आप रेट लॉ इक्वेशन जो है डिराइव नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, बल्कि आप इसका जो है थियोरेटिकल डेटा की बजाय आप इसके एक्सपेरिमेंटल डेटा को देखकर आसानी के साथ जो है ये रेट लॉ इक्वेशन लिख सकते हो। अब देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन ये क्या होता है और हम इसको जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम एक जो रेट इक्वेशन जो जनरल मैंने आपको बताया था जिसमें ए और बी हमने लिया था, तो लुक एट दैट रिएक्शन। रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। ये जनरल रेट लॉ इक्वेशन है। अब इसमें देखिए एक्स एंड वाई इंडिकेट हाउ सेंसिटिव द रेट इज टू द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। सम ऑफ दीज एक्सपोनेंट्स दैट इज एक्स प्लस वाई gives the overall order of the reaction, whereas x and y represents the order with respect to the reactants a and b respectively। तो यहाँ पर जो है हम अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहें तो हमको यहाँ पर जो है दोनों एक्सपोनेंट का जो है समेशन करना पड़ेगा। तो सम ऑफ x एंड y gives rise to the order of the overall reaction, और सिंगली अगर आप x और y कंसिडर करोगे तो दिस रिएक्शन इज of the order x with respect to A and of the order y with respect to B। अब ये नंबर वाट एवर जो भी हो सकता है उसके हिसाब से आप जो है इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B के हिसाब से अगर देखोगे तो जो एक्सपोनेंट यहाँ पर जो हम पावर में रेस कर रहे हैं वही उसका इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। लेकिन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर आप कैलकुलेट करें तो ये दोनों एक्सपोनेंट्स की जो है आपको क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे कुछ और भी अगर रिएक्टेंट जिसके अंदर है, फॉर एग्जांपल a प्लस बी प्लस सी है तो यहाँ पर आप लिखोगे मल्टीप्लाइड बाय सी रेज टू पावर z, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो इस तरह से जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे उन सब का जो पावर कॉन्सेंट्रेशन जो हम लिखते हैं एक्सपोनेंट्स उन सब का समेशन होगा। दैट समेशन इज़ नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। हेंस द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। तो रेट लॉ इक्वेशन के अंदर जो हमने रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन के पावर में जो एक्सपोनेंट्स को लिखा है इनका समेशन जो है ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन होगा। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड इवन अ फ्रैक्शन। ये सब हो सकता है। ये 0 भी हो सकता है, इंटीजर नंबर भी हो सकता है और ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तीनों बातें होगी। तो ये बात जो है ध्यान रखिए, ऑर्डर 0 भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो 0 ऑर्डर कैसे होगी हम आगे आपको बताएंगे कुछ एग्जांपल्स जिसमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है ये 0 होता है। दैट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो कौन सी रिएक्शन होगी आगे हम उसको जो है स्टडी करने वाले हैं। तो अब एक देखिए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4.3। तो देखिए ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको इसमें जो है बताया जाएगा। वही एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 4.3। तो इसमें जो है कुछ केमिकल रिएक्शंस या सिंपली जो रेट लॉ इक्वेशंस जो है आपको दिए गए हैं। इस पर से आपको जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है कैलकुलेट करना है, जिसमें पहली जो रेट इक्वेशन दी हुई है दैट इज़ रेट इज इक्वल टू k रेज टू 1/2 इंटू b रेज टू 3/2। रेट इज इक्वल टू k इंटू concentration of A raised to 1/2 into B raised to 3/2। अब आपको यहाँ पर जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो x प्लस वाई ले लीजिए, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2
और y की वैल्यू आपको मिलेगी 3/2। तो 1/2 दैट मीन्स 0.5u और 3/2 मीन्स 1.5u, तो दोनों मिलाकर आपको मिलता है 2। तो रेट इक्वेशन के हिसाब से ये जो भी रिएक्शन होगी वाट एवर इट में बी, उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना मिलेगा, इट इज़ 2, दैट इज़ द रिएक्शन इज़ सेकंड ऑर्डर। तो हम यहाँ पर रिएक्शन को जो है सेकंड ऑर्डर कहेंगे। उसके बाद एक और इसमें जो है एग्जांपल दी हुई है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू 3/2। तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू 3/2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू -1। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको रेट लॉ इक्वेशन मिलती है। तो अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब इस इक्वेशन के अंदर आप देखिए x की वैल्यू है 3/2 और y की वैल्यू जो है -1। तो 3/2 -1, तो ये हो गया 3/2 मीन्स 1.5u माइनस 1.0, तो ये हो गया 1। तो इस तरह से इस रिएक्शन को 3/2 मीन्स 1.5u minus 1 that is equal to 0.5u, that means this reaction is हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन में आ गया। तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी के साथ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली बाय दिस इक्वेशन x प्लस वाई। ओके, तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द पावर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स को आपको जो है लेना है और सिंपली आप जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए केमिकल रिएक्शन को देखकर आप जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं बता सकते, बल्कि आपके पास में एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्ट होगा, उस पर से रेट इक्वेशन बनेगी और फिर उस रेट इक्वेशन से जो है एक्सपोनेंट जो आपको दिखते हैं उसका समेशन करके जो है आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन नेवर गिव्स अस the true picture of how a reaction take place, since rarely a reaction gets completed in one step and the reaction taking place in one step are called as elementary reactions। तो ध्यान रखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, वन स्टेप में कंप्लीट हो रही है, उस रिएक्शन को हम नाम देंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप के अंदर या वन स्टेप के अंदर जो कंप्लीट हो रही है उसको हम नाम देंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। एंड व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस विच इज़ नथिंग बट अ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन गिव्स अस द प्रोडक्ट्स, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर सीक्वेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन आपको मिलती है जिसको हम सिंपली मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कहेंगे, तो उस रिएक्शन को हम नाम देंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये दो टाइप की जो है रिएक्शंस आप यहाँ पर जो है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टडी कर सकते हो। सिंगल स्टेप या वन स्टेप में जो रिएक्शन हो रही है उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे, और जो मल्टीपल स्टेप के अंदर जो रिएक्शन हो रही है जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन है तो हम उसको नाम देंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इस तरह से ये जो है दो टाइप की रिएक्शंस होंगे। एंड दीज मे बी कंसेक्यूटिव रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर passes through a series of intermediate steps in which alcohol, aldehyde and acid are formed। तो यहाँ पर जो है हम इस रिएक्शन को जो है कंसिडर करेंगे। एंड द रिवर्स रिएक्शंस एंड साइड रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल यील्ड्स ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड पैरानाइट्रोफेनॉल। तो ये सारी रिएक्शंस को हम जो है बता सकते हैं कि इसमें कौन सी एलिमेंट्री रिएक्शन है और कौन सी जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो बहुत सारी मल्टीपल स्टेप जिसमें रहेगी तो उसको हम जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। अब देखिए यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट जो है हम जो के की वैल्यू है रेट कांस्टेंट उसकी यूनिट हम जो है कैसे ले सकते हैं। तो लेट अस सी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट पर से ही आप जो है ये पता कर सकते हो कि ये रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये चीज़ आप जो है पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पहले देखिए जनरल रिएक्शन जो हमने इसके पहले जो है कंसिडर किया था, ए नंबर ऑफ ए प्लस बी नंबर ऑफ बी गिव्स राइज टू सी नंबर ऑफ सी प्लस डी नंबर ऑफ डी। तो ये हमारे पास जो है ये एक जनरल रिएक्शन है और इसकी रेट इक्वेशन हम लिखेंगे, रेट इज़ इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स
इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू पावर वाई। ये हमने रेट इक्वेशन इसकी जो है लिख दिया। अब x प्लस वाई को जो है हम n से एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n एंड दैट इज़ नथिंग बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम इसको जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से जो है इंडिकेट करते हैं। अब हमारे पास जो है रेट इक्वेशन जो है कंसिडर किया जो हमने यहाँ पर, तो इस पर जो है रेट कांस्टेंट k की वैल्यू हमको जो है मालूम करना है। तो k को आप जो इधर ही छोड़ दीजिए। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B है ये रेट के साथ जब आएंगे तो वो डिनोमिनेटर में जाएंगे। तो आपको मिलेगा रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू पावर x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेस टू पावर y इज़ इक्वल टू k। तो ये k की वैल्यू हमको जो है मिलती है। अब अगर रेट को आप जो है कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम कंसिडर करते हो और यहाँ पर आप देखिए ये दोनों मोलर कॉन्सेंट्रेशंस हैं और 2 नंबर्स में है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर n जो है कंसिडर करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ये आपको मिल गया रेट। और उसके बाद 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर आप जो है कंसिडर कर सकते हो, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर या कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर n कंसिडर कीजिए आप। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हम जो है देखेंगे। तो SI यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोल्स पर लीटर एंड टाइम इज़ सेकंड। तो ये यूनिट्स यहाँ पर हम जो है जब लिखते हैं तो आपको जो है देखिए अलग अलग जो है ऑर्डर के लिए जो है आपको अलग अलग जो है यूनिट्स मिलेगी। तो आप देखिए ये चीज़ को बस जो है ध्यान रखिए, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर n, और इसमें जैसी भी जो है रिएक्शन की कंडीशन होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पर जो है इसको कंसिडर करेंगे। तो आप देखिए आपकी बुक में एक टेबुलर फॉर्म में जो है 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए 0 ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर 0। क्योंकि हम यहाँ पर जो है 0 ऑर्डर कंसिडर कर रहे हैं इसलिए द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डज नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 0 हो जाएगा। तब आपके पास जो है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम जो है ये आपकी जो है रेट कांस्टेंट की जो है ये यूनिट मिलेगी। दैट मीन्स इट मस्ट बी मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम लिखेंगे मोल्स पर लीटर और टाइम को हम यहाँ पर लिखेंगे पर सेकंड। तो इस तरह से ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके इस तरफ लिख देता हूँ। तो दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होगा, हमको यहाँ पर देखिए कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम मिलता है मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर 1। क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दैट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली 1 रिएक्टेंट डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों को आप जो है कैंसिल कर दीजिए। तो ये दोनों कैंसिल होने के बाद आप देखिए रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम होता है, दैट मीन्स ये आपको मिलेगा पर सेकंड। तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो है पर सेकंड है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में फिर से वापस हम लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द 2 रिएक्टेंट डिसाइड्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर और ये कॉन्सेंट्रेशन, एक एक कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर जो ये आप क्या कीजिए कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये पर मोल लीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये मोल्स पर लीटर है, तो ये रेसिप्रोकल में आपको लेना है, तो ये पर मोल हो जाएगा और पर लीटर का जो लीटर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको मोल पर लीटर और ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है तो पर सेकंड। तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी के साथ जिस टाइप की जो है रिएक्शन होगी उसके हिसाब से आप जो है इस इक्वेशन के बेसिस पर बहुत आसानी के साथ में यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट जो है डेराइव कर सकते हो, उसको जो है निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। ओके, अब आप देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन हम किसको कहेंगे। तो लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक
and that is molecularity of reaction. So another property of a reaction called the molecularity helps in understanding the mechanism of the chemical reaction and the number of reacting species. अब इस रिएक्टिंग स्पेसीज के अंदर आप एटम, आयन या मॉलिक्यूल कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called as molecularity of the reaction. तो जो भी स्पेसीज हम यहाँ पर जो कंसिडर कर रहे हैं, वो चाहे एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, केमिकल रिएक्शन के अंदर उसका जो टोटल नंबर होता है और ये जो है साइमल्टेनियसली जो है कोलाइड होकर केमिकल रिएक्शन जो है ये कैरी आउट करती है। तो इस एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ स्पेसीज होते हैं, उन स्पेसीज को आप जो है नाम, उस नंबर को जो है आप नाम दोगे मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। एंड द रिएक्शन कैन बी यूनिमॉलिकुलर व्हेन वन रिएक्टिंग स्पेसीज इज इन्वॉल्व, फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, कुछ एग्जाम्पल्स है NH4NO2, NH4NO2 ये है अमोनियम नाइट्रेट। इसका डीकम्पोजिशन होने के बाद नाइट्रोजन गैस और वाटर मॉलिक्यूल जो है रिलीज़ होगा, नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप देखिए कि अमोनियम नाइट्रेट जो है ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन में आपको दिख रहा है सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट है। सो इट्स मॉलिकुलरिटी इज़ यूनिमॉलिकुलर। इस रिएक्शन को हम जो है यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन कहेंगे। ओके, तो दिस इज़ द मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब आप देखिए आगे, बायोमॉलिकुलर रिएक्शंस इन्वॉल्व साइमल्टेनियस कोलिजन बिटवीन टू स्पेसीज, फॉर एग्जांपल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड का जो है डिसोसिएशन करने के बाद हम H2 और I2 फॉर्म करते हैं। तो दो मॉलिक्यूल जो है ये आपस में जो है कोलाइड होकर केमिकल रिएक्शन जो है कैरी आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि देयर आर टू स्पेसीज इन्वॉल्व, हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बायमॉलिकुलर। तो नंबर ऑफ स्पेसीज यहाँ पर जो है 2 हो गया। इसी तरह से आप देखिए ट्राइमॉलिकुलर और टरमॉलिकुलर रिएक्शंस इन्वॉल्व साइमल्टेनियस कोलिजन बिटवीन 3 रिएक्टिंग स्पेसीज, फॉर एग्जांपल NO प्लस O2, 2NO प्लस O2 गिव्स राइज टू 2NO2। तो यहाँ पर आप देखिए कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, टोटल हो जाते हैं 3। तो इस रिएक्शन को हम नाम देंगे ट्राइमॉलिकुलर और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टरमॉलिकुलर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टरमॉलिकुलर। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए, इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग more than 3 molecules in the stoichiometric equation must take place in more than 1 step। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जो कि मोर देन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन है वो जो है बहुत सारी स्टेप में होनी चाहिए। तो ये बात जो ध्यान रखिए कि अगर ऐसी केमिकल रिएक्शन जो 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है इन्वॉल्व करती है, तो वो रिएक्शन जो है कई स्टेप्स में जो है कंप्लीट होगी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पोटेशियम क्लोरेट को आप जो है फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। तो देखिए KClO3 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4, फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो 6 नंबर ऑफ फेरस सल्फेट और 3 नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर जो है इन्वॉल्व है। तो प्रोडक्ट जो है आपको मिलेगा दैट इज़ पोटेशियम क्लोराइड एंड फेरस सल्फेट, KCl एंड फेरिक सल्फेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3Fe2SO4 थ्राइस, ये हो गया फेरिक सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब आप जो है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट साइड आप देखिए तो पोटेशियम क्लोराइड जो है 1 है, फेरस सल्फेट जो है 6 है
और सल्फ्यूरिक एसिड 3 है, तो 1 + 6 + 3 जो है ये 10 है, 10 होता है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि दिस रिएक्शन विच अपेरेंटली सीम्स टू बी ऑफ 10th ऑर्डर इज़ एक्चुअली अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बज़ाहिर हमको लगता है कि यहाँ पर जो है टोटल 10 मॉलिक्यूल जो है रिएक्टिंग साइड पर जो है इन्वॉल्व है, इसलिए इसका जो है ऑर्डर होना चाहिए 10th, इसकी मॉलिकुलरिटी जो है 10th होनी चाहिए, या ऑर्डर जो है इसका 10th ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन जनरली जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। दिस शोज़ दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स एंड विच स्टेप कंट्रोल्स द रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। तो इसका आंसर जो है हमको कहाँ से मिलेगा? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इफ़ वी गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर जो ये बहुत सारी स्टेप्स में जो है रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो कौन सी स्टेप जो है रिएक्शन के ऑर्डर को जो है डिसाइड करेगी? तो जब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तो उसमें हमको जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझ में आ जाएगा कि ये रिएक्शन जो है सेकंड ऑर्डर जो है कैसे होती है। तो इसमें एक बात जो है ध्यान रखिए कि द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन is controlled by the slowest step in a reaction and it is called the rate determining step। तो ध्यान रखिए, slow step of the reaction is called as rate determining step, जिसको हम सिंपली RDS कहेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS। तो ध्यान रखिए, आपके पास जो है मल्टी स्टेप रिएक्शंस अगर मिलती है मैकेनिज़्म के अंदर, तो आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा के हिसाब से जो है पता चल जाएगा कि उस मल्टी स्टेप के अंदर कौन सी स्टेप जो है स्लोवेस्ट स्टेप है। तो वो स्लोवेस्ट स्टेप जो है रेट ऑफ द रिएक्शन को जो है डिटरमाइन करेगी, और उस स्टेप के अंदर जितने नंबर ऑफ स्पेसीज़ इन्वॉल्व होगी उसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर में जो हमने एक्सपोनेंट इरेज किया है, वो एक्सपोनेंट जो उसका ऑर्डर डिसाइड करेगा, और उस स्लोएस्ट स्टेप के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे वही उस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन होगी। तो ये बात जो है बहुत आसानी के साथ जो है आप समझ सकते हो। एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज़ कैटालाइज्ड बाय आयोडाइड आयन इन एन अल्कलाइन मीडियम। तो देखिए H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका हमें डिकम्पोजिशन करना है आयोडाइड आयन के साथ। H2O2 I- इन अल्कलाइन मीडियम, तो ये प्रोड्यूस करेगा 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि रेट ऑफ द रिएक्शन के हिसाब से हम यहाँ पर जो है पहले रेट लॉ इक्वेशन लिखकर आपको बताते हैं। तो लुक हियर, रेट इक्वेशन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I-, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन। ये इस तरह से हम जो इसको इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि दिस रिएक्शन इज़ द फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बोथ H2O2 एंड I-। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आयोडाइड आयन दोनों के हिसाब से अगर हम देखें तो ये रिएक्शन जो है सिंगल जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि एविडेंसेस सजेस्ट दैट दिस रिएक्शन टेक प्लेस इनटू 2 स्टेप्स। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो रिएक्शन ओवरऑल आपको दिख रही है ये 2 स्टेप में जो है कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले देखिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आयोडाइड आयन के साथ जो है ये ब्रेकडाउन होगा वाटर मॉलिक्यूल और IO- के अंदर। तो पहली स्टेप H2O2 प्लस I-, H2O2 प्लस I- एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू H2O वाटर के अंदर, और दूसरा IO-। ये आपके पास जो है पहली स्टेप है। उसके बाद दूसरी स्टेप की जो रिएक्शन होगी उसमें दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल इस IO- के साथ जो है रिएक्ट होकर ये बनाएगा H2O प्लस O2 प्लस I-। इस तरह से यहाँ पर जो ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होगी। अब आप देखिए कि जब ओवरऑल रिएक्शन हम लिखेंगे तो लुक हियर, I- कैंसल, IO- कैंसल। अब आप देखोगे H2O2, यहाँ पर भी H2O2 2 नंबर्स में है, तो 2 H2O2 गिव्स राइज टू 2 वाटर मॉलिक्यूल
एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है लिखेंगे। तो बोथ द स्टेप्स आर बायमॉलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शंस। अब आप देखिए यहाँ पर भी जो है 2 स्पेसीज इन्वॉल्व है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल सिंगल, दिस इज़ फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ सेकंड स्टेप। तो दोनों रिएक्शन अगर हम देखें तो इस रिएक्शन के अंदर भी देखिए 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इस रिएक्शन के अंदर भी 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। तो दोनों ही रिएक्शन जो है बायमॉलिकुलर है, एंड दिस इज ऑल्सो बायमॉलिकुलर। दोनों ही एलिमेंट्री रिएक्शन जो है बायमॉलिकुलर रिएक्शंस हैं। तो स्पेसीज IO- इज कॉल्ड एज एन इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर आप देखिए कि फर्स्ट स्टेप के अंदर जो ये IO- जो है ये फॉर्म हो रहा है, और सेकंड स्टेप के अंदर यही IO- जो है कंज्यूम हो रहा है। तो ऐसी कोई सी भी स्पेसीज जो मल्टीपल स्टेप में किसी पहली स्टेप के अंदर जो फॉर्म होती है और उसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो यूज़ हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, उस स्पेसीज को हम नाम देंगे इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट को हम नाम देंगे स्पेसीज फॉर्म्ड in one step and consumed in next step। तो इसको हम जो है नाम देंगे इंटरमीडिएट का, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी जो स्पेसीज हमको यहाँ पर मिलती है I-। तो ध्यान से सुनिए कि I- यहाँ पर जो है आप इसको जो है कैटालिस का नाम दे सकते हो। तो कैटालिस जो है किसको कहेंगे कि ऐसी स्पेसीज जो फर्स्ट स्टेप के अंदर कंज्यूम हो रही है और उसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है ये रिज्यूम हो रही है। मतलब यहाँ पर जो है हम जो इंटरमीडिएट ले रहे हैं जो फर्स्ट स्टेप के अंदर फॉर्म हो रही है और सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो रही है, लेकिन जो कैटालिस्ट होता है वो फर्स्ट स्टेप में कंज्यूम होता है और उसके नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से जो है फॉर्म होता है। तो इसको हम नाम देंगे कैटालिस्ट। तो इसके अंदर जो है ध्यान रखिए कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट will determine the rate of the reaction because in these 2 step first step is the slow step। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप जो होगी ये स्लो स्टेप होगी, और चूँकि हमने अभी बताया आपको कि स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहली स्टेप जो ये स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को हम यह नाम देंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट विल डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है इसका फॉर्मेशन जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिटरमाइन कर रहा है, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल डेटा जब हमको मिलता है तो उसके अंदर पहली स्टेप जो है ये स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन है, और चूँकि स्लो स्टेप को हम जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो है आप इस रिएक्शन को जो है कह सकते हो कि दिस इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि फ्रॉम द डिस्कशन टिल नाउ वी कंक्लूड सम पॉइंट्स। यहाँ पर जो है इस सारे डिस्कशन से हम जो है कुछ पॉइंट जो है कंक्लूड करेंगे। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला पॉइंट, वो पहला पॉइंट क्या है? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज़ एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर आप इस पूरी रिएक्शन के हिसाब से देखिए तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है यहाँ पर 2 नंबर्स में है, H2O2 प्लस I- गिव्स राइज टू 2H2O प्लस O2। अगर इसके हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के जो है 2 नंबर्स हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये पावर कॉन्सेंट्रेशन में एक्सपोनेंट में जो है रेज होकर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है बता सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पर देखोगे कि दिस रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आयोडाइड आयन। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज़ एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी एंड इट कैन बी ज़ीरो and even a fraction, but molecularity cannot be 0 or non-integer। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि ऑर्डर जो है ये 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी 0 और नॉन इंटीजर। ये फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती है और 0 भी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आप मॉलिकुलरिटी 0 लोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि नो एनी स्पेसीज इज इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट साइड। अब जाहिर सी बात है कि कोई रिएक्टेंट साइड में कोई मॉलिक्यूल या कोई आयन या कोई एटम नहीं होगा तो रिएक्शन कहाँ से होगी। तो ध्यान रखिए मॉलिकुलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती और मॉलिकुलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 भी होगा, फ्रैक्शन भी होगा और इंटीजर भी होगा।
आई बात समझ में? तो ये सारी कंडीशन जो है आपको मिलेगी ऑर्डर के अंदर, और मॉलिक्युलरिटी में ज़ीरो नहीं रहेगी और नॉन इंटीजर नहीं रहेगी, ठीक है। ये इंटीजर हो सकती है 1 2 3, ओके, एट्सेट्रा। दूसरा जो पॉइंट होगा जो इसमें नोट करने वाला वो ये है कि ऑर्डर इज़ अप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए भी जो है अप्लीकेबल हो सकता है, जिसको हम ऑर्डर कहेंगे। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज़ नो मीनिंग। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो उसमें मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे कि हमने देखा KClO3 + 6FeSO4 + 3H2O, इन सब को मिला दिया जाए तो मॉलिक्युलरिटी इसकी जो है 10 हो सकती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो है मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं बनता है। और लास्ट पॉइंट जो इसके अंदर जो आता है कि फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज़ गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप and molecularity of the slowest step is same as the order of overall of reaction। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है देख रहे हो तो उसके अंदर ऑर्डर जो होगा उस रिएक्शन का वो स्लोएस्ट स्टेप के अंदर जो है मिलेगा, वही उस रिएक्शन का जो है ऑर्डर होगा। और मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन जो होगा वही उसकी मॉलिक्युलरिटी होगी। जैसे कि हमने देखा कि पोटेशियम क्लोरेट का आप जो है सल्फ्यूरिक एसिड और फेरस सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करते हो तो 10 उसकी जो है मॉलिक्युलरिटी है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हिसाब से आप उसका ऑर्डर भी जो है 10th ऑर्डर कंसिडर कर सकते हो। तो इस तरह से जो है यहाँ पर एक बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है उसको आप जो है मैकेनिज़्म में उसको जो है कई स्टेप्स के अंदर लिखिए। फिर आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्ट होते हैं उन सारी स्टेप के अंदर देखिए जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमने रेट इक्वेशन एंड रेट कांस्टेंट देखा, फिर यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट, फिर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, इतनी सारी चीज़ें हमने जो इसमें डिस्कस की है। इसके बाद वाले रिएक्शन में हम लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस किसको कहेंगे और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम जो है ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके।